हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी अरेनियस ने हमें दी थी और कोलिजन थ्योरी हमें जो पॉइंट्स बोलती है हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्या नेसेसरी कंडीशन होती है कोलिजन होने की, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कोलाइड करेंगे और जब भी वो उनके बीच में कोलिजन होगा तो ऐसा नहीं है कि जितने सारे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं तो सब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट बनता है और कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ऐसे कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो एबल होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए खुद को, मतलब जिसमें रिएक्टेंट से टकराने के बाद रिएक्टेंट जब आपस में टकराते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, मतलब उन्होंने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। और कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना पाते तो उनको हम बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो हो रहा होता है वहां पे लेकिन नॉन इफेक्टिवनेस होती है, मतलब वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर हुआ? अगर एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम में, जैसे गैस मॉलिक्यूल है, दो गैस मॉलिक्यूल को हमने आपस में एक कंटेनर में फिल कर दिया तो उन दो गैस मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम में जितने भी बार टकराएंगे, जितने भी उनमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होंगे यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट सेकंड में, उसी को हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, उसी को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत 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 ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू लगभग 10⁻24 से 10⁻28 तक होती है। क्लियर हुआ? तो काफी ज्यादा हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन बावजूद इसके बहुत कम फ्रैक्शन होता है रिएक्टेंट का जो खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एबल होता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलिजन करने के लिए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का थ्रेशोल्ड। तो हो सकता है कि उसके पास जो खुद की एनर्जी है, जो सेल्फ एनर्जी है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ना हो। ठीक है। उसके पास जो खुद की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ना हो तो वो क्या करेगा? वो बाहर से एनर्जी लेगा। एक सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? बाहर से एनर्जी लेगा। अब मान लीजिए जैसे एक मॉलिक्यूल है ए और एक है बी, इनको अगर आपस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है तो इनकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो इतनी है 100, इसकी थ्रेशोल्ड भी 100 है, इसकी थ्रेशोल्ड भी 100 है। लेकिन ए के पास जो अपनी सेल्फ एनर्जी है वो इतनी है, यह है इसकी सेल्फ एनर्जी। ठीक है। और बी के पास जो अपनी सेल्फ एनर्जी है वो इतनी है। तो अगर इनको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है तो ये कितना भी कोलिजन होगा इनके बीच में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर इनको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है तो इनको एक और अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है जिसे मिलने पर इनकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काफी होती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या चाहिए? सेल्फ एनर्जी तो इनके पास है ही, इसके अलावा इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ई ए से डिनोट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है। तो जो इनकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो सेल्फ एनर्जी होती है इसकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, जो इनके अंदर खुद पहले से होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। और जो इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो ये बाहर से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और सेल्फ एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी मिला के जो एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब सेल्फ एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे पूछा जाता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, कि क्या कंडीशन होगी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव ही होगा। तो कंडीशन कुछ इस तरह है। पहली कंडीशन ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए या तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तभी उनके बीच का जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव होगा और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है यहाँ पे ए बी के साथ टकरा रहा है तो ये एक तरह से इनइफेक्टिव कोलिजन है। देखो ये वाला ए इस वाले बी के साथ तो टकरा जाएगा, लेकिन ये वाला ए और ये वाला बी तो आपस में कांटेक्ट में आ ही नहीं रहे, इनके बीच में तो कोलिजन ही नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर यही चीज मैं इस तरह से दिखाऊं,
यही चीज अगर मैं इस तरह से शो करता हूं कि ये है ए, ये है ए प्लस ये है बी और ये है बी, तो इनके बीच में अगर कोलिजन करते हैं तो इस तरह से कोलिजन होगा ए बी बी, तो इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ए बी और ये ए बी, तो इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब ढंग से ओरिएंट होना चाहिए, डायरेक्शन के साथ कोलिजन होना चाहिए। ये इनपरफेक्ट कोलिजन है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इस ये ए से बी से तो टकरा रहा है, लेकिन ये वाला ए और ये वाला बी तो टकरा ही नहीं रहे, आपस में कोलिजन ही नहीं हो रहा है। तो जब कोलिजन ही नहीं हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो यही जो है वो रीजन है प्रॉपर ओरिएंटेशन का, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर सही से हो गई तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये हमने बात करी कोलिजन थ्योरी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में, कि अरेनियस ने अपनी क्या इक्वेशन दी थी, उसके ऊपर कैसे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से टैकल किया जाएगा, एंड अरेनियस की इक्वेशन को जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हम पे कौन कौन से फॉर्मूले हमें मिलेंगे और कैसे उन फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।